हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की विदाउट हैंडराइटिंग नोट्स स्टडी करेंगे। इसमें हमारा पहला हेडिंग है राष्ट्रवाद। इसे देख लेते हैं हम। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। आपका ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से दूसरा हेडिंग है राष्ट्र। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल तथा धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। इसमें पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई। यहाँ से भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। आपका दूसरा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनसे सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी लोगों के हाथ में चली गई। तीसरा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। और फ्रांसीसी क्रांति के कुछ प्रमुख कारण भी थे जो इस प्रकार है। पहला कारण था अयोग्य शासन। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई वंश का शासन था जो एक जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था। ये सुधारों का पक्षधर नहीं था, इसलिए जनता इसका विरोध कर रही थी। दूसरा कारण है मध्य वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति के समय मध्य वर्ग का उदय हो गया था जो एक शिक्षित वर्ग था। वह नए विचारों से ओतप्रोत था। वह प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता था, इसलिए वह इसका विरोध कर रहा था। अब इसका तीसरा कारण हमारे स्क्रीन के सामने है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे जिससे वहाँ के लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। चौथा कारण है दयनीय स्थिति। जिस समय कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ये फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारण हो गए। यहाँ से एक नया पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे क्या कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। तो पहला कदम था पृथ्वी और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा था स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। तीसरा कारण था हमारा एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। चौथा कारण था नई स्तुतियाँ रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया। हमारा पांचवा कारण है एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान कानून बनाए। छठा कारण है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। सातवां है फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। यहाँ से दूसरा हेडिंग है नेपोलियन का शासन। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। उसने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना की। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। यहाँ से भी आपका भौतिक भी क्वेश्चन बन सकता है। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, यहाँ से आपका धीर क्वेश्चन बन सकता है। नेपोलियन ने विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सुधार किए जो निम्नलिखित हैं। नेपोलियन ने पहला सुधार किया शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली तथा पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। दूसरा कारण है न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने विधि संहिता का निर्माण कराया जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। उसने अपने देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। तीसरा हमारा कारण है आर्थिक सुधार।
नेपोलियन ने मादक द्रव्यों, शराब, नमक आदि पर कर लगाए, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, जमाखोरी, चोरबाजी, सट्टेबाजी को समाप्त किया। चौथा सुधार था उसका, नेपोलियन ने अपने देश में रहने वाले सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की। ये 4 कारण थे नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार हैं ये। हमारा अगला हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने राष्ट्रवाद का निर्माण किया? पहला था भाषा। भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया तथा रूसी भाषा को जबरन लादा गया। रूस के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ जिसे कुचल दिया गया। अब पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब दूसरा कारण था मध्य वर्ग। औद्योगिकरण के पश्चात नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए जिन्हें मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग में शिक्षित लोग थे जो नए विचारों से ओतप्रोत थे। वे प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। ये हमारा पीछे भी रिपीट हो चुका है, इससे हमें याद करने में आसानी होगी। इसका तीसरा कारण था संस्कृति का योगदान। संस्कृति ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों व क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और कविता ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने तथा करने में सहयोग दिया है। यहाँ से अलग पॉइंट चालू होता हमारा कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या था? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। वे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा तथा हवेलियों के मालिक थे। कुलीन वर्ग संख्या में छोटा था, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता था, अधिकांश कृषक थे। हमारा अगला हेडिंग है मध्य वर्ग। औद्योगिकरण के पश्चात नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए जिन्हें मध्य वर्ग कहा गया। अगला हेडिंग हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। यहाँ से नया पॉइंट है, नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अगला पॉइंट है राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। हमारा अगला हेडिंग है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। इसी प्रकार हमारा अगला हेडिंग है जोलबेराइन। 1834 में प्रिसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलबेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। जोलबेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में की गई, जिसमें मुद्रा की संख्या 2 कर दी जो पहले 30 से ऊपर थी। अगला हेडिंग है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या हुआ था इसे देखते हैं। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, ऊंच नीच और रीति रिवाजों पर जोर देता हो। अगला हेडिंग है हमारा वियना संधि। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में। और वियना संधि भी 1815 में हुई। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इसकी मेजबानी डायूक मेटरनिख ने की। वियना संधि की मेजबानी किसने की? डायूक मेटरनिख ने। इस प्रकार हमारा अगला हेडिंग है उद्देश्य। वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? पहला था उन सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए, यानी जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए उन्हें खत्म करना। हटाए गए बुर्बोन्स को सत्ता में लाया जाए। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम किए गए। उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया। सबसे लास्ट उद्देश्य था नेपोलियन के 39 राज्यों का महासंघ बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया। अगला हेडिंग है क्रांतिकारी। फ्रांसीसी क्रांतिकारी के समय क्रांतिकारी होने का मतलब था राजतंत्र व्यवस्था का विरोध करना, यानी राजा का विरोध करना। अगला हेडिंग है जियोसेपी मैत्सनी। ये एक महान क्रांतिकारी थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए, परंतु लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की,
पहला था मर्सी में यंग इटली, दूसरा था वर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार मनुष्य राष्ट्र की प्राकृतिक इकाई है। आपको ये आसानी से याद हो जाए इसलिए हमने इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। ये वीडियो का लेक्चर फर्स्ट था। लेक्चर 2 आपको जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स।